ओपन कोर्स की बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन देखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखना, इनवर्स प्रोपोर्शन देखेंगे, फिर देखेंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेशनशिप क्या होती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट किस तरह से काम करता है, इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव स्पीड का क्या कंसेप्ट है, पॉइंट और लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टीएसडी ट्रेन में किस तरह से अप्लाई होता है और स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, उसमें देखेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन, फिर हम देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लास्ट में सर्कुलर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो है वेरिएशन। टू वेरिएबल्स ए एंड बी आर सेड टू बी वेरिंग विथ ईच अदर if there exists some relationship between A and B such that the change in A and B is uniform and is guided by some rule। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है। हमसे कहा गया है कि दो वेरिएबल हैं A एंड B, तो हम लिख लेते हैं A और यहाँ लिख लेते हैं B। अब ये A और B वेरिएबल किसी इक्वेशन में है और हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या कुछ रिलेशनशिप है, ये आपस में किस तरह से वेरी करते हैं। वेरी करने का मतलब अगर हम a जो कि एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है, अगर a में हम कुछ चेंज कर रहे हैं, या जैसे इसे बढ़ा दें, इसे डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 10 टाइम्स बढ़ा दें या 10% बढ़ा दें, तो b पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या b उसके प्रोपोर्शनली बढ़ेगा या फिर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करेगा। तो a और b दो वेरिएबल्स किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है या रिलेटेड हैं, उसे हम देखते हैं वेरिएशन में। इसे हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है एक्सपेंडिचर E इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन, कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा अगर किसी चीज़ की कुछ एक फिक्स प्राइस है पर यूनिट और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं तो एक्सपेंडिचर मेरा हुआ 100 और प्राइस पर यूनिट, मान लीजिए मैं पेन खरीदने जाता हूँ और एक पेन की कीमत किसी कंपनी की 10 रुपये है, तो ये प्राइस फिक्स हो गई। अब 10 रुपये के हिसाब से मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैं 10 पेन खरीद सकता हूँ। तो ये मेरी एक इक्वेशन है जहाँ पर ई हमारा एक्सपेंडिचर है टोटल जो हमने लिखा 100 रुपये, पी है हमारा प्राइस प्रति पेन जो कि है 10 रुपये, और ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ पेन जो कि है 10। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, प्राइस तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो मैं कुछ वक्त के लिए इसे छोड़ देता हूं। अब मैं ये देखूंगा कि E और C में क्या रिलेशनशिप है। जैसे यहां पर A और B था, यहां पर हम E और C ले रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपये ना होते और मेरे पास 110 रुपये होते, अब प्राइस तो अभी भी एक पेन का 10 ही रुपये है, तो अब मैं कितने पेन खरीद सकता था। पहले 10 थे, 110 के हिसाब से अब मैं 11 पेन खरीद सकता हूं, है ना। अब मान लीजिए और इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये ना होते, मेरे पास 50 रुपये होते। अब प्राइस तो अभी भी एक पेन की 10 रुपये है, अब मैं कितने पेन खरीद पाता। अब मैं 50 के हिसाब से मैं खरीद पाता 5 पेन। तो आप देख रहे हैं कि ई और सी एक्सपेंडिचर और हमारे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं। जब मैं एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाता हूँ तो मैं प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ, और बढ़ाता हूँ और खरीद पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक्सपेंडिचर कम कर देता हूँ तो मैं प्रोडक्ट कम खरीद पा रहा हूँ। तो इस तरह से हम दो वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप ढूंढते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि ये वेरिएशन जो है एक यूनिफॉर्म है और कोई ना कोई रूल से ये गवर्न हो रहा है। अब हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये जो ऊपर हमने कंसेप्ट जो हमने एग्जांपल लिया था ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। जैसे जैसे किसी एक वैल्यू, जैसे ए है, ए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है बी, ये जो साइन है ये होता है प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो जब ए बी से के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही बी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ए की वैल्यू कम होगी तो बी की वैल्यू कम होगी। ये होगा समझने का एक तरीका। अब इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझे तो मान लीजिए इसे हम लिखते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए, यहाँ पर आएगा इक्वालिटी का साइन, यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट, और मल्टीप्लिकेशन में हमारा रहेगा वेरिएबल b। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है a इज इक्वल टू k इंटू बी। यहाँ हमारा जो k है, k ये है
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल्स में हमें वेरिएशन देखना है, तो हम कांस्टेंट पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम फोकस रखेंगे अपना वेरिएबल्स पर। तो अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे, अगर मैं a को 10% से बढ़ा दूं, अगर मैं a को 10% से बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू k इंटू। अब आप देखेंगे हमने अपने चैप्टर नंबर 1 और 5 में देखा था कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑपरेशन करते हैं या कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड पर भी करना होता है। तो यहाँ पर हमने 11/10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी हमें 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और b तो हमारे पास पहले से है वेरिएबल। तो आप देखेंगे जब a को मैंने 10% से बढ़ाया, 10% से बढ़ाया, तो b भी 10% से बढ़ गया, ये भी 10% से बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, एक बढ़ता है तो अपने साथ दूसरे को भी बढ़ा देता है, ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इसका अगर हम ग्राफ देखना चाहें, यहां से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर एक एक्सिस हुई, ये हुई दूसरी एक्सिस, यहां पर मान लीजिए हमारा एक वेरिएबल है a, यहां पर हमारा वेरिएबल है a, और यहां पर हमारा वेरिएबल है b। तो इसकी जो लाइन होगी वो हमारे जीरो कोऑर्डिनेट से निकलेगी और एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को। एक वैल्यू बढ़ती है, एक वेरिएबल बढ़ता है, तो अपने साथ दूसरे वेरिएबल को भी बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर a और b थे जो हमने ऊपर लिखे थे, a एक हमारा वेरिएबल है, उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है b के, तो हमारा साइन एज इट इज आएगा और ये हो जाएगा 1/b। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हमें देखनी है, यहाँ पर जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के a इक्वल टू k इंटू बी लिखा था, तो इसे हम अगर आगे कंटिन्यू लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं रेशो के टर्म्स में, a/b इज इक्वल टू k। अब आप देखेंगे a और b ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को जब हमने रेशो फॉर्म में लिखा तो ये हमें एक कांस्टेंट दे रहा है। इस तरह ये हम हमेशा कांस्टेंट ही देता रहेगा। आप इसमें कुछ भी वेरिएशन करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इस तरह का आप कुछ भी इसमें वेरिएशन करिए, हमेशा वो आपको एक कांस्टेंट देगा। यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। अब इनवर्स में हम देखते हैं, a होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। इसका मतलब जब हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो a वेरिएबल एज इट इज आएगा, हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, और डिवीजन में हमारा है b। इसे जब हम b को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू k। अब यहाँ ऊपर आप देखिए, यहाँ पर रेशो एक कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशो। दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट हमें देगा। तो इसमें अगर आप कुछ भी वेरिएशन करेंगे वो हमेशा आपको एक कांस्टेंट ही देगा। अब ये वेरी किस तरह से करता है, यहां पर आप देखेंगे a को अगर हम बढ़ाएंगे तो b हमारे लिए कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम a को घटाएंगे तो b बढ़ जाएगा। तो ये उल्टा वेरी कर रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, दूसरा अगर घट रहा है तो पहला वाला बढ़ रहा है। ये होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर हम इसे परसेंटेज के टर्म्स मतलब इंक्रीज डिक्रीज करके देखें, वो हम यहीं पर करके देख लेते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू k है। मान लीजिए मैं a को 10% से बढ़ा देता हूं, तो मैं a को 10% से बढ़ाऊंगा तो उसे मैं लिखूंगा 11/10 मल्टीप्लाई बाय a। अब आप यहां पर देखेंगे ये तो कांस्टेंट है, यहां पर तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। तो इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए हमें, अगर हमने यहां पर 11/10 से मल्टीप्लाई किया था तो यहां पर हमें 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा b। तो आप देखेंगे a जो था हमारा वो 10% से इंक्रीज हुआ था, ये हमने इंक्रीज किया था a में, उसकी वजह से क्या हुआ, जो b था 1/11 होता है
1/11 होता है 9.09%। ये किस तरह से कन्वर्जन करते हैं ये हम हमारे परसेंटेज वाले चैप्टर में देखेंगे। तो जब ए को हमने 10% से बढ़ाया तो उसकी वजह से बी में 9.09% का डिक्रीज आ गया। तो आप देखेंगे एक को हम बढ़ा रहे हैं तो एक घट रहा है, उसी तरह से ए को अगर हम डिक्रीज करते कुछ परसेंट से तो बी किसी दूसरे परसेंट से बढ़ जाता। तो आप इसे कहते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का अगर हम ग्राफ देखें, यहां पर अगर है ए और यहां पर है बी, ये एक्सिस है, तो जो हमारा इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से वेरी करता है। ए जब ज्यादा होगा तो बी की वैल्यू कम होगी, ए जब कम होगा तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी। यह है ग्राफ इनवर्स प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब एक यूनिवर्सल इसकी इक्वेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारी बेस इक्वेशन है, इसी को हम पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूज करते हैं। डी डिनोट करता है डिस्टेंस, एस डिनोट करता है स्पीड, टी डिनोट करता है टाइम। यहां पर हमें यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो जो हमारा टाइम होगा उसे हमें आर में लिखना पड़ेगा, और जो हमारा डिस्टेंस होगा उसे हमें किलोमीटर में लिखना पड़ेगा। अगर स्पीड होती मीटर पर सेकंड में तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में, टाइम को लेते हैं हम सेकंड में। इस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन भी आपस में कर सकते हैं। अगर हमें ये दूसरे यूनिट में दिया है, स्पीड किसी और यूनिट में है, तो हम आपस में उसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब हम इसमें देखेंगे, ये भी हमें एक इक्वेशन की तरह दिख रहा है जो हमने ऊपर देखा था, E = P × C के। तो इसमें भी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी चलती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो या अभी हम आगे देखेंगे टाइम एंड वर्क, ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी के ही एप्लीकेशंस हैं। कैसे हैं अब वो हम देख लेते हैं। तो पहला केस है हमारा D प्रोपोर्शनल टू S। ये इक्वेशन आप देखिएगा, अगर हम मान लें कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए कि हम एक ही घंटा हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 आवर है, 1 घंटा है। तो अगर मैं स्पीड ज़्यादा से चलूँ, ज़्यादा स्पीड से अगर मैं चलने की कोशिश करूँ, तो मुझे पता है कि मैं डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कम स्पीड से चलना शुरू करूँ तो मैं डिस्टेंस भी कम कवर कर पाऊंगा। तो यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसा कुछ काम कर रहा है, कि एक बढ़ता है तो दूसरे को भी बढ़ा देता है, ये घटता है तो दूसरे को भी घटा देता है। इसलिए हम इस इक्वेशन में कहते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने लिखा है D, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब हमने ऊपर देखा था कि हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हम लिख लेते हैं एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ D1 = सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1। इसी तरह से होगी दूसरी इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो D2 = प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो वही रहेगा मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा D1 / D2 = स्पीड 1 / स्पीड 2। ये एक तरह का फॉर्मूला जैसा हो गया। अगर हमें पता हो टाइम कांस्टेंट है तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस तरह का हम अगर हमें दो कंडीशंस दी हो, जिसमें मान लीजिए हमें दो डिस्टेंस दी हो और एक स्पीड दी हो और दूसरी स्पीड हमें निकालनी हो, या इस इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल छोड़ के हमें दिया हो बाकी 3 वेरिएबल्स, तो हम इस इक्वेशन का यूज करके उसे निकाल सकते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें कि अ कार ट्रेवलिंग एट 60 km/h covers 120 km distance in some time. How much distance it will cover traveling at 40 km/h in same time. अब हम चाहें तो ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दो स्पीड दी है, पहली स्पीड है 60, दूसरी स्पीड है 40। पहली स्पीड के लिए हमें करस्पॉन्डिंग टाइम डिस्टेंस दिया है 120, और
हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी, तो हमें यहाँ पर निकालना है d2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा d2 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका हुआ जिसमें हम इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। अब हमने लास्ट चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक था यूनिटरी मेथड, वो देखा था, और उसमें भी हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन में उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस या फिर टाइम एंड वर्क, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इक्वेशंस का कम से कम यूज़ करें और इन्हें लॉजिकली ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जब ये तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से टाइम निकाल के फिर टाइम को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन जब क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आने लगेंगे वहाँ पर अगर हम इक्वेशंस में जाएंगे, इक्वेशंस बना के अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे यूनिटरी मेथड से करना चाहूँगा, तो एक चीज़ तो हमें पता है कि डिस्टेंस और स्पीड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 60 किलोमीटर पर आवर 60 के लिए करस्पॉन्ड करेगा, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 60 के लिए करस्पॉन्ड कर रहा है हमारा 120 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 40 के लिए क्या करस्पॉन्ड करेगा? अगर यूनिटरी 1 के लिए मैं निकालता तो निकलता 120 बाय 60। 40 के लिए निकालूंगा तो मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 40। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हमें दे देगा 80 किलोमीटर्स। तो आप देखेंगे इस तरह से दो इक्वेशंस बना के करने की बजाय मैंने डायरेक्टली उसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हम स्कूल से भी पढ़ते थे तो हमें इक्वेशन मेथड ही बताई जाती थी और हम इसे ही प्रेफर करते थे, लेकिन अब चूंकि हम लोग कंपटीशन में अपीयर करेंगे तो हमें कोशिश करना है कि इस तरह की लॉजिकल मेथड्स का हम यूज़ करना शुरू करें। इससे होगा ये कि एक तो टाइम बचेगा, दूसरी बात हम इक्वेशन रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनसे हम बच पाएंगे। तो सिंपल इक्वेशंस या सिंपल क्वेश्चंस देने का मेरा मकसद आपको ये है कि आप इस तरह की ट्रेडिशनल मेथड्स जो आप करते आए हैं उनसे आप इस तरह के लॉजिकल मेथड्स पर स्विच करें। इससे टाइम हमारा सेव होता है, जो कि हमें आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना प्रेशर रहता है एग्जाम टाइम में और कितने कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो इस तरह की चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे केस 2। तो ऊपर हमने क्वेश्चन देखी थी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम अगर माने कि यहाँ पर जो हमारा स्पीड था वो कांस्टेंट है, तो अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मैं ज़्यादा समय के लिए चलूँ तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा, अगर कम समय के लिए चलूँ तो मैं कम डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा। मतलब जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के भी। ऊपर हमने देखा था डिस्टेंस जो था वो प्रोपोर्शनल था स्पीड के भी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा टाइम के भी। तो यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। लॉजिक सेम रहेगा जो हमने केस नंबर 1 में अप्लाई किया था। अब हम इसी चीज का क्वेश्चन करके देखते हैं। अ कार कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 5 आवर्स। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन हम प्रीफर करेंगे अगेन यूनिटरी मेथड। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो यहाँ पर जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो 2 आवर्स करस्पॉन्ड करता है 120 किलोमीटर डिस्टेंस को, हमसे पूछा गया है 5 के लिए, तो 5 आवर्स करस्पॉन्ड करेगा 120 डिवाइड बाय 2, ये हुआ 1 के लिए, मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें 5, तो ये हमें देगा ये 60 300। हमसे पूछा है किलोमीटर डिस्टेंस, तो किलोमीटर। 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा था तो 5 घंटे में वो 300 किलोमीटर जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से। अगेन आपसे मेरा वही रिक्वेस्ट है, आप इक्वेशन बेस पर मत जाइए, आप हमेशा इस तरह के लॉजिक एप्लीकेशन को आप यूज़ करना शुरू करिए, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चंस हैं, ये तो कैसे भी हो जाएंगे, आप इक्वेशन बना के भी नहीं कर दीजिए, लेकिन जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाएंगे तो इस तरह का लॉजिक अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करना बेटर मेथड होता है। अब हम देखेंगे केस नंबर 3। अब ऊपर हमने इक्वेशन देखी थी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी,
उसमें अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें कि मान लीजिए 10 किलोमीटर फिक्स है, 100 किलोमीटर फिक्स है, 1 किलोमीटर फिक्स है, तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तो मुझे टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर मैं कम स्पीड से जाऊँगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब जो स्पीड और टाइम है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब इसे अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे S1 स्पीड 1, इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट अपॉन टाइम 1, स्पीड 2 इज इक्वल टू K अपॉन T2। अगेन इन दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 पर चला जाएगा T2 अपॉन T1। ये हुई हमारी इक्वेशन केस नंबर 3 के लिए। अगेन इससे करस्पॉन्डिंग एक हमारा एग्जांपल है, अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours. At what speed should it travel to cover same distance in 3 hours? अगेन हम ट्राई करेंगे यूनिटरी मेथड अप्लाई करना। ऊपर के दो केसेस में हमने अप्लाई किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन वाला। तो 2 hours करस्पॉन्ड टू 60 किलोमीटर पर आवर, 1 hour अगर होता तो वो करस्पॉन्ड करता 60 इंटू 2 के, और 3 hours है तो वो करस्पॉन्ड करेगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 40। स्पीड पूछी हमसे तो किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे यहां पर हमने अप्लाई किया था डायरेक्ट वेरिएशन यूनिटरी मेथड में, और यहां पर हमने अप्लाई किया इनवर्स वेरिएशन यूनिटरी मेथड का। अब हम इसे एक समरी देखते हैं जो हमने ऊपर प्रोपोर्शनलिटी देखी है उसकी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम इसके केसेस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, मान लेते हैं कि पहले डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो उस केस में होगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डिस्टेंस हमने कांस्टेंट माना, अभी यहां पर हम क्रॉस लगा देते हैं। अब अगर टाइम हमारा इंक्रीज होगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड हमारी डिक्रीज होगी, और अगर टाइम हमारा डिक्रीज होगा तो स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं सेकंड केस। इस इक्वेशन में अब हम मान लेते हैं कि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। अब हमने स्पीड कांस्टेंट मानी है तो हम क्रॉस लगा देते हैं यहां पर। अब हम वेरिएशन देखते हैं, अगर हम टाइम बढ़ाएं या हम ज़्यादा टाइम ट्रैवल करें तो हम डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे, और अगर हम टाइम डिक्रीज करें, कम टाइम ट्रैवल करें, तो हम डिस्टेंस भी कम ट्रैवल कर पाएंगे। इसी तरह से हम अपना थर्ड केस देखते हैं। यहां पर हम कर देंगे टाइम को कांस्टेंट, तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो यहां पर हम क्रॉस लगा देते हैं टाइम पर। अब वेरिएशन देखते हैं, अगर हम ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, और अगर हम कम स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो हम कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैंने हमारी कंडीशन लिखी है, कंडीशन 1 2 3, और उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या क्या वेरिएशन आ रहे हैं। एक्स का मतलब है इसको हमने कांस्टेंट माना है, यहाँ पर डिस्टेंस को कांस्टेंट माना, यहाँ पर स्पीड को कांस्टेंट माना, यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट माना। तो ये एक ब्रीफ चार्ट है जो प्रोपोर्शनैलिटी को समझाता है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के केसेस में। अब हम मूव करते हैं यूनिट कन्वर्जन में। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हम इक्वेशन लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसमें वो अलग अलग यूनिट्स में भी हो सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस में हमें उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, स्पीड की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, और टाइम की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने एक्सप्लेन करने का है नहीं। तो जैसे किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, आपकी स्पीड में किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर आवर है, डिस्टेंस में माइल्स भी होता है। आप एक होमवर्क ले लीजिए कि 1 माइल इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से देखना है।
अब यूनिट कन्वर्जन में एक चीज़ जो स्पीड को लेकर आती है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं किलोमीटर पर आवर, और इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड। तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, तो पहले यहाँ पर एक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 kph है, तो इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ, 1 किलोमीटर को मैं लिखूंगा 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स, और आर को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो पहले हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट्स, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड्स। अब इसे जब ये हो जाएगा सेकंड्स में, ये है मीटर, ये है सेकंड्स, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5/18। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया है, तो अब इसे मैं मिटा देता हूँ। जब भी हमें चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, जब भी हमें इस रूट पे जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, जब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये बेसिक कन्वर्जन है स्पीड का किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार प्रीलिम्स में, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड बहुत ही कंसेप्चुअल एक कंसेप्ट है, और इसका बहुत बिल्कुल वाइडली इसका यूज होता है हमारे इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हम बहुत बेसिक से देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरा मोशन में है। तो हम इमेजिन करते हैं कि हम एक बस में हैं और बस हमारी कहीं पर रुकी हुई है, और साइड से एक दूसरी बस निकल रही है जो कि मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो अगर हम अपनी बस को नाम दे दें ए, और जो बस मोशन में है उसको हम नाम दे दें बी, तो हमारी स्पीड है 0 kph, और जो बस हमें ओवरटेक करके निकल रही है वो है 30 kph। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब, अब यहाँ पर तो हमारी ऑलरेडी स्पीड 0 है, तो जो हमारी सेकंड बस थी उसकी स्पीड 30 है, एक्चुअल स्पीड उसकी 30 है, उसकी रिलेटिव स्पीड भी 30 होगी। किसके रिस्पेक्ट में? हमारे रिस्पेक्ट में। अब ये रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? अब रिलेटिव यहाँ पर आपको देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में, 30 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ए, या 30 किलोमीटर स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ए जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब कि हम ये जो रिलेटिव निकाल रहे हैं, जैसे आप अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं, तो आप कंपेयर करेंगे अपने किसी फ्रेंड से कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 10% ज़्यादा हैं मेरे इस फ्रेंड से, या 20% ज़्यादा हैं उस फ्रेंड से। तो ये जो ए और बी आपके जो फ्रेंड्स हैं, ये आप रिलेटिव कंपेरिजन कर रहे हो कि इसके रिस्पेक्ट में 10% ज़्यादा, उसके रिस्पेक्ट में 20% ज़्यादा। तो यही है रिलेटिव। और ये जो ए और बी हैं इस केस में, इनको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड विथ रेफरेंस टू दिस ए, ये होता है रिलेटिव स्पीड। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल स्पीड होगी वही हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। अब हम देखेंगे सेकंड केस, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है और सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हमारी पहली बस है ए, दूसरी बस है बी, अगर इसकी स्पीड है 30 kph किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 50 kph, तो इस केस में चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो 50 - 30 हमें देगा 50 - 30 हमें देगा 20 kph। ये 20 kph क्या है? ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर हम एक इमेजिनरी सिचुएशन सोचें जिसमें ए की वैल्यू अगर हम 0 मान लें, कि अगर 0 स्टेशनरी होता, अगर ये 0 kph होता, तो उस केस में बी की स्पीड हो जाती 20 kph। ये मतलब होता है रिलेटिव स्पीड का। मतलब दो ऑब्जेक्ट मोशन में थे, लेकिन हमने उनकी रिलेटिव स्पीड निकाली कि जो ज़्यादा तेज स्पीड से जा रहा था उसकी रिलेटिव वैल्यू कितनी है कम स्पीड वाले से। तो वो हमने यहाँ पर फाइंड किया 20 kph
जो हमारी स्पीड है इसे हम कहेंगे 20 kph रिलेटिव स्पीड ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। तो इस केस में हम a को मान लेते हैं कि वो स्टेशनरी है और जो b है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब कोई बस या कोई कार या कोई भी व्हीकल आपको ओवरटेक करता है तो आपको ऐसा लगता है कि कम स्पीड से ओवरटेक कर रहा है। नेक्स्ट तीसरा केस, अगेन जब दोनों मोशन में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर हमारी बस है A और B, इस केस में भी हमारी स्पीड है 30 kph और B की स्पीड है 50 kph। अब इस केस में क्या होगा, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं। तो 50 प्लस 30 हमें देगा 80 kph। तो अगर हम एक इमेजिनरी सिचुएशन सोचें जिसमें A की वैल्यू अगर हम 0 मान लेते, 0 kph, तो उस केस में B की वैल्यू हो जाती 80 kph। ये 80 क्या है? 80 है रिलेटिव स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो आपने देखा जब भी रिलेटिव मोशन होता है दो ऑब्जेक्ट्स का सेम डायरेक्शन में तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों की स्पीड को, और जब रिलेटिव मोशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो हम ऐड करते हैं दोनों की स्पीड को। अब ये एक एग्जांपल है, यहां पर हमसे कहा गया है कि दो कार हैं, 1 किलोमीटर दूरी पर हैं दोनों, और दोनों अपना मोशन स्टार्ट करती हैं सेम डायरेक्शन में एक ही टाइम पर। ये आप एज्यूम करिए, एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की है 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे ये पूछा गया है कि फास्टर कार स्लोअर कार को कब ओवरटेक करेगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो हम इसमें इक्वेशंस बनाए दो और फिर उन्हें हम सॉल्व करें। दूसरा, हम रिलेटिव कंसेप्ट स्पीड का यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशंस मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेटिव स्पीड से आपको करके बताता हूँ। इक्वेशंस अगर हम करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, सेम टाइम में हमें बनानी पड़ेगी, दो रेशियोज, और फिर उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और स्पीड है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस को अगर हम लें 1000 मीटर, मैं यूनिट्स हटा देता हूँ, अब यूनिट लिखना मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये है 1000 डिस्टेंस, 1000 मीटर। हमें स्पीड दी है 5 और 3। अब आप देखेंगे ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये इस तरह से दो जगह हैं, यहाँ इसे हम मान लें अगर A, ये है B, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1000 मीटर। यहाँ से एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जा रही है, और यहाँ पर एक कार है जो 3 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखेंगे कि जो कार है 5 मीटर पर सेकंड से, वो 3 मीटर पर सेकंड को कहीं पर जाकर ओवरटेक करेगी। तो हम रिलेटिव डिस्टेंस में क्या मानते हैं, हमें आगे के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, हम इसे ही डिस्टेंस को मानते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 1000 स्पीड, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमने ऊपर देखा था सब्ट्रैक्ट होती है, तो 5 - 3 2, और इसे हम मान लेते हैं एक टी टाइम में ये, यहाँ पर 2, और इसे हम मान लेंगे कि टी टाइम में ये उसे ओवरटेक करेगी। तो इस केस में हमारा जो टी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 500 सेकेंड्स। तो इस कार को 500 सेकेंड्स लगेंगे इस कार को ओवरटेक करने में। तो ये हम इसलिए ये अब देखें यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप, या ऐसे कहें एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो गया। तो ये यूटिलिटी है रिलेटिव स्पीड की। अब हम देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप देखेंगे ऊपर एक तो हमने देखा था कि जब हम बस वाला केस ले रहे थे तो हम वहां पर, अगर ये एक बस है और ये एक दूसरी बस है, तो जब दो बस हैं इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो जब ये दो बस एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी तो इसकी भी लेंथ काउंट होती है, इसकी भी लेंथ काउंट होती है। तो जब लेंथ हमारे लिए सिग्निफिकेंस की हो तब हम उसे कहते हैं लेंथ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहीं पर इस बस में अगर एक पैसेंजर होता है यहाँ पर, और हमें ये निकालना होता कि ये बस इस पैसेंजर को कब ओवरटेक करेगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर बस की लेंथ तो इतनी है लेकिन पैसेंजर की इसके रिस्पेक्ट में कम होगी। तो हम इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी रिलेटिवली कम लेंथ या विड्थ होती है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी विड्थ को हम नहीं लेते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हमें डिस्टेंस काउंट करनी हो ऑब्जेक्ट की उसे हम कहेंगे लेंथ ऑब्जेक्ट। जब वो बहुत इनसिग्निफिकेंट हो, बहुत छोटा हो हमारे कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अब यहाँ कार के एग्जांपल आप देखिए, कार अगर हम मान लें कि 1-1.5 मीटर की भी है और लेकिन डिस्टेंस इनके बीच में जो है
वो 1000 मीटर्स में है। इस वजह से हम यहाँ कार्स की जो लेंथ है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो कार को हम यहाँ पर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑब्जेक्ट। इसे हम अभी ट्रेन का जब हम सेशन जब ट्रेन वाला हम कंसेप्ट देखेंगे उसमें हम इसे और डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही ट्रेन है, तो उसमें हम देखते हैं ट्रेन्स का। अगेन यहाँ पर भी हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक केसेस बनते हैं, जैसे ट्रेन जो है वो क्रॉस करेगी एक स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट को। स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये दोनों शब्द आप देखिएगा, स्टेशनरी भी है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है। तो जब भी ट्रेन इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती है तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है d = s/t। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो हम लेंगे ट्रेन की लेंथ को। तो अगर यहाँ पर हम लेंथ लें, यहाँ पर लें ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू स्पीड, अगेन ट्रेन की ही होगी क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इनटू कुछ वो टाइम लेगी। तो जब भी ट्रेन एक क्रॉस करेगी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है उसे क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो ये सारे होते हैं स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि ट्रेन क्रॉस करेगी स्टेशनरी लेंथ ऑब्जेक्ट को। अब लेंथ ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, प्लेटफॉर्म हो सकता है, सेकंड ट्रेन हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, तो उन्हें हम कहेंगे लेंथ ऑब्जेक्ट्स। तो इस केस में जब भी ट्रेन किसी स्टेशनरी लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो एक तो हम कंसिडर करेंगे ट्रेन की लेंथ को, प्लस हम कंसिडर करेंगे लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो भी हो, ब्रिज हो या प्लेटफॉर्म हो या दूसरी ट्रेन हो। तो ये हुई हमारा लेंथ का पार्ट। अब चूंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड 0 है, तो हम स्पीड लेंगे ट्रेन की st मल्टीप्लाई बाय कुछ टाइम लगेगा। तो ये है इक्वेशन ट्रेन की फॉर अ स्टेशनरी लेंथ ऑब्जेक्ट। अब हम थर्ड केस देखते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन है, पैरेलल जा रही है और दूसरे रोड पर एक व्यक्ति भी है जो पैदल या साइकिल या गाड़ी से उसके पैरेलल जा रहा है। तो उस केस में चूंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम लेंथ कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहां पर हम लेंथ लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, अब यहां पर आप देखेंगे एक तो ट्रेन की स्पीड हो गई और दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी स्पीड है क्योंकि वो मूविंग है। तो अब यहां पर डिपेंड करेगा कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो हम लेते लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये केस है अपोजिट डायरेक्शन के लिए और ये वाला केस है सेम डायरेक्शन के लिए। अब हम आएंगे फोर्थ कंडीशन में, जब ट्रेन क्रॉस कर रही है एक मूविंग लेंथ ऑब्जेक्ट को। अब लेंथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूविंग है, जैसे एक रनिंग ट्रेन एक दूसरी रनिंग ट्रेन को क्रॉस करेगी, तब क्या होगा, अगेन लेंथ तो हमें दोनों की कंसिडर करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मूविंग है दोनों ऑब्जेक्ट्स तो मान लेते हैं कि पहले अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो अगेन हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। तो ये 4 केसेस हैं जिसमें हमें ट्रेन बेस्ड जो टीएसडी के क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम, अब बोट्स एंड स्ट्रीम में क्या होता है, आप जो अभी ट्रेन का एग्जांपल देख रहे थे या बस का एग्जांपल देख रहे थे, दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स थे। लेकिन बोट्स एंड स्ट्रीम में क्या होता है, जो स्ट्रीम हमारी मूविंग होती है और बोट उस पर ट्रैवल करती है। तो हम इस केस में हमारे 2 कंडीशंस बनते हैं। पहला हम देखते हैं स्पीड ऑफ बोट। अगर स्पीड ऑफ बोट को मैं लिखूं स्पीड ऑफ बोट, और ये है स्टेशनरी, मतलब जब मान लीजिए तालाब में अगर हम बोट चलाएंगे तो ये होगी स्पीड ऑफ बोट, स्टेशनरी स्पीड ऑफ बोट SB। उसी तरह से हमें स्ट्रीम की भी कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, तो उसे हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ करंट के नाम से। जो हमारी नदी है वो किस स्पीड से मूव कर रही है वो हो हमारा स्पीड ऑफ करंट।
अब इस वजह से यहाँ पर दो कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन, डाउनस्ट्रीम मूवमेंट क्या होगा, तो जब भी हमारी बोट है वो नदी पर नदी की ही दिशा में अगर मूव करे तो उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम मूवमेंट। तो उस केस में क्या होगा, चूंकि हमारी जो बोट है वो नदी की दिशा में ट्रैवल कर रही है, तो जो नदी की जो गति है, की जो स्पीड है, वो बोट के साथ ऐड हो जाएगी, वो उसे सपोर्ट करेगी मूव करने में। इस वजह से जो हमारी अब डाउनस्ट्रीम मूवमेंट में जो स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, वो हो जाएगी स्पीड ऑफ बस प्लस स्पीड ऑफ करंट। यह है डाउनस्ट्रीम का केस। सिमिलरली अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो हमारी बोट है वो नदी की दिशा के विपरीत बहेगी, इस वजह से उसको एक उसके अपोजिट मूव करना पड़ेगा हमारी नदी की गति के। इस वजह से बोट की स्पीड में से स्पीड ऑफ करंट हमें माइनस करना पड़ता। तो जब भी अपस्ट्रीम मूवमेंट होता है, हमारी जो रिवर है उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट, तो उसे हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो बोट ऑफ स्ट्रीम में यही दो कंसेप्ट हैं, डाउनस्ट्रीम मूवमेंट और अपस्ट्रीम मूवमेंट का। कब हमें ऐड करना है और कब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी होती है। इसके बाद तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि डाउनस्ट्रीम में इतना गया, अपस्ट्रीम में उतना गया, फिर आप उसे जो भी कंडीशंस क्वेश्चंस में दी हो उसके बेसिस पे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है डाउनस्ट्रीम मूवमेंट, अपस्ट्रीम मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। अब अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर मोशन, मोशन इन वन डायरेक्शन, लेकिन अब हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आप एज्यूम करिए ये हमारा एक सर्कुलर रेस ट्रैक है। अब हम इस कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ ट्रैक है वो है, लेंथ हम मान लेते हैं 120 मीटर्स, और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। अगेन यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला, अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर इसे स्टार्टिंग पॉइंट माने कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फर्स्ट केस, और अपोजिट डायरेक्शन सेकंड केस। तो अब हम यहाँ पर तीन चीज़ें हमें देखनी है। तो पहला है हमारा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग्स कहाँ पर होंगी, मतलब जब ये लोग इन्फानाइटली घूमते रहेंगे इस ट्रैक पर, दौड़ते रहेंगे, तो कहाँ कहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ये मिलेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमें स्पीड गिवन है उसका हम पहले तो रेशो लिखते हैं। तो हमें दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिखेंगे 5/3। अब जब भी हम ये रेशो लेते हैं तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये 10/6 होता तो हम इसे 2 से डिवाइड करके लिख देते 5/3। यहाँ पर ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या कहें लोएस्ट फॉर्म में है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, तो ये हम चैप्टर नंबर 1 और 5 में हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, दोनों स्पीड के रेशियो को लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन हम लेते हैं सेम डायरेक्शन का। तो जब सेम डायरेक्शन होंगे तो इन दोनों वैल्यूज में से बड़ी में से हम छोटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 5 - 3 हम लिखेंगे 5 - 3, तो ये हमें देगा 2। अब ये 2 क्या है, ये 2 है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो जगह जहां पर ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे बार बार। तो पहला पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, और सेकंड वाला इस केस में हो जाएगा यहां पर। तो जब सेम डायरेक्शन में ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे तो ये एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स ओवरटेक करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये कर पाएंगे। एक होगा स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमारे पास आ रहा है 5 - 3 2। अब हम देखते हैं सेकंड केस, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। उस केस में हम लिखेंगे 5 + 3, ये हमें देगा 8। अब ये 8 इस केस में क्या है, 8 होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, ये पहला पॉइंट है और हमें टोटल 8 बनाने, तो हम इस तरह बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, वो अलग अलग पॉइंट हैं जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। 8 जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में क्रॉस करें, हो सकता है पहले यहां पर करें, फिर यहां पर करें, फिर यहां पर करें, इस तरह से कोई भी ऑर्डर यहां पर हो सकता है, लेकिन इंटरसेक्ट जब भी करेंगे इन्हीं पॉइंट्स पर करेंगे।
जब हम मोशन, अच्छा यहाँ पर हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि जब ये दोनों रन करेंगे या दोनों ऑब्जेक्ट मूव करेंगे तो इन्फाइनाइट टाइम्स मूव कर रहे हैं, दौड़कर या एक राउंड लेकर रुक नहीं जा रहे हैं, इन्फाइनाइटली घूमते रह रहे हैं, दौड़ते रह रहे हैं, दौड़ते रह रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमने देखे, जब सेम डायरेक्शन में है तो 2, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो 8। सेकेंड चीज हमें देखनी फर्स्ट मीटिंग टाइम। अब पहला मीटिंग टाइम क्या होता है? फर्स्ट मीटिंग टाइम हम निकालेंगे, मान लीजिए मीटिंग टाइम को मैं लिख दूं MT से, तो हमें लिखना होता है लेंथ ऑफ ट्रैक। लेंथ ऑफ ट्रैक हमारे पास है 120 और रिलेटिव स्पीड। अब अगेन यहां पर दो केस बनेंगे। पहला, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हों, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव स्पीड दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी, तो हम यहां पर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60 सेकेंड्स। तो पहला इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा 60 सेकेंड्स पर। ये हुआ सेम डायरेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगेन फॉर्मूला सेम, MT इज इक्वल टू 120, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रैक तो वही रहना है, लेकिन स्पीड इस केस में चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। तो 5 + 3 8, 120/8 हमें देगा 15 सेकेंड्स। तो आपने देखा जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 60 सेकंड में मिलेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 15 सेकंड्स में मिलेंगे। अब ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही है। हम टाइम को इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिख रहे हैं बस। तो ये हमने देखा फर्स्ट मीटिंग टाइम। अब हम देखेंगे फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्ट पॉइंट, जो यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट है, कि यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग इन दोनों की कब होगी, क्योंकि ये तो इन्फानाइट घूमते रहेंगे तो ये इन्फानाइट टाइम्स भी मिलेंगे, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का इंडिविजुअल टाइम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए जो पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है 120 मीटर्स, तो 120 डिवाइड बाय फर्स्ट की स्पीड थी हमारी 5, तो ये हमें देगा 24 सेकेंड्स। सेकेंड का हम निकालें तो डिस्टेंस अगेन सेम रहेगी, 120 डिवाइड बाय उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसे डिवाइड करेंगे 3 से, ये हमें देगा 40 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब ये 24 और 40 क्या है, जो हमारा 5 किलोमीटर पर सेकेंड से जो दौड़ेगा वो यहाँ पर हमारा आया 24 सेकेंड्स में दौड़कर वापस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा दोनों, हाँ दौड़कर यहाँ पर आ जाएगा। और जो 3 मीटर पर सेकेंड वाला है वो ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में 60 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स लगाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमने इंडिविजुअल टाइम निकाला दोनों ऑब्जेक्ट्स का 120 मीटर कवर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे ये निकालने के लिए कि इनका फर्स्ट मीटिंग कब होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो 24 को हम लिख सकते हैं, LCM आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6 और इसे हम लिख सकते हैं 4 × 10। तो इनका जो LCM होगा वो होगा, LCM निकाल रहे हैं हम, LCM निकाल रहे हैं किसका, 24 और 40 का। तो ये होगा, दोनों में 4 कॉमन है, 6 और 10 में 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा। तो ये हमें दे देगा 4 2 = 8, 8 5 = 40, 43 = 120 सेकेंड। ये 120 सेकेंड क्या है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स 120 सेकेंड्स तक मूव करेंगे अपनी अपनी स्पीड से, तो 120 जो सेकेंड होगा तब वो जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये सेम डायरेक्शन के लिए भी सेम ही वैल्यू रहेगी और अपोजिट डायरेक्शन के लिए भी सेम रहेगी। तो ये हुआ हमारा सर्कुलर मोशन। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इस सेशन की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ओपन कोर्स के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।